हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग फिर से उपस्थित हैं एससीईआरटी की क्लास में। तो हम लोग यहाँ तक अपना स्टडी किए थे, है ना। इन्हीं तमाम साधनों या स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। एससीईआरटी की किताबों में जैसे आपको हम बताते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो एनसीईआरटी पढ़ करके आईएएस बन जाते हैं। कभी कभी किसी विद्यार्थी को ज़रूरत नहीं होता है एनसीईआरटी पढ़ने का, एससीईआरटी पढ़ने का। आप ये मत सोचिएगा, अगर आप कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में या जेएनयू में अगर नहीं पढ़े हैं, या आपका तरीका ये कहें तो अगर आपने अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट को पढ़ाई नहीं किया है, तब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, है ना, जो एससीईआरटी पढ़ते हैं और एनसीईआरटी पढ़ते हैं। कहने का मतलब है 90% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको बिना एनसीईआरटी का गुजारा नहीं मिलता है। तो एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ऐसे लोग हैं एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं एससीईआरटी भी पढ़ते हैं, लेकिन एससीईआरटी पढ़ के लोग टॉपर्स भी हो जाते हैं। और आप उसी एससीईआरटी को जब पढ़ते हैं तो आपके पास उतना बेहतर चीज़ें नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। देखिए, एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे हर शब्दों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो, अगर एक आपके पास एकाग्रता है और एकाग्रता के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका दिमाग वहाँ पे सबसे ज़्यादा चलेगा। कैसे चलेगा? तो ज़रा सोच के देखिएगा। कोई विद्यार्थी एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहा है और पढ़ते वक्त उसके दिमाग में बहुतों सारे ख्याल आते हैं, है ना। दुनिया के रंगीन ख्यालों में डूबा रहता है और पता चलता है कि पन्ना बाई पन्ना पलटते पलटते 100 हो गया, लेकिन उसका इनपुट आउटपुट इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं मिलता। जैसे आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, अभी भी मिलता होगा, मैसेज में अगर किसी का अगर व्हाट्सएप पे अगर मैसेज आपको मिल जाए तो हर एक शब्दों का अनुमान, अंदाज और उसका विश्लेषण करने लगते हैं, है ना। हर शब्दों के बारे में मायने अलग अलग निकालने लगते हैं। तो पहले के समय में प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को लेटर लिखते थे, लव लेटर। तो लव लेटर में पता है क्या होता था? हर प्रेम और प्रेमिका हर शब्दों का 10 तरीके से वो लोग अपना अर्थ निकालते थे। इसका मतलब ये होगा, भले उसके कहने का कुछ और मतलब हो, लेकिन आपके दिमाग में मतलब बहुत सारा चल रहा है, आपके दिमाग में आयाम बहुत सारा चल रहा है। जब आप वहाँ पे हर चीज़ को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश जब करते हैं तो फिर यहाँ पर आकर के आपका दिमाग क्यों नहीं चलता? उस तरीके से आपका दिमाग एससीईआरटी में और एनसीईआरटी में क्यों नहीं चलता है? लेकिन कुछ विद्यार्थी, मात्र कुछ ही विद्यार्थी हैं जो उस तरीके से अपना पढ़ाई करते हैं। एक बार करिए ना पढ़ाई, एक बार अच्छे तरीके से अगर स्टडी कर लिया जाए तो फिर दोबारा तिबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता। क्यों हम लोग दोबारा तिबारा चीज़ों को समझते हैं? क्योंकि एक बार हम चीज़ों को समझने में असमर्थ हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तभी तो हमें ज़रूरत पड़ता है दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार समझने का। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप अपने आप में नहीं है, वहाँ आप एकाग्र नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि एक आईएएस बनने के लिए और किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिसमें पहला आपका होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं, बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, है ना। काम करने के लिए जब भी बारी आती है तो आप काम नहीं कर पाते, है ना। आपके पास एकाग्रता नहीं हो पाती, आपके पास बहुत ऐसा चीज़ है जो नहीं हो पाता, जो करना चाहिए। आपका होना बहुत ज़रूरी है ना। दुनिया का कोई भी संस्था, दुनिया का कोई भी शिक्षक और टीचर आपको कुछ नहीं बना सकता, आईएएस नहीं बना सकता। जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आप बनना नहीं चाहेंगे, तब तक वो बना ही नहीं सकता आपको। जैसे हम लोगों ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया था बिहार शिक्षक भर्ती में, वो पढ़ना चाहें, उतना मेहनत करना चाहें तभी तो कंप्लीट किया। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे थे, पढ़ाने के बाद रूम पर जा कर के पढ़ाई नहीं करते थे। हम जिस
किताबों का संदर्भ SCERT NCERT की हम बात करते थे, वो लोग वहाँ पर जाकर के किसी और नीम हकीम का नोट्स फलाना डिमकाना उनके सुझाव में वो लोग पढ़ जाते थे। क्या हुआ? रिजल्ट नहीं हुआ। जितना भी टीचर हो, जितना भी शिक्षक हो, वो सारे लोग एक बार ज़रूर कहते हैं कि एक बार ज़रूर NCERT SCERT का अध्ययन कर ही लेना। क्यों कहते हैं? ताकि आने वाले जो अगला जो क्लास है, अगला जो आपके पास जो टेक्स्ट बुक होगा, उसको समझने में सहूलियत आपको मिलेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया। SCERT की 6 क्लास की ये किताबें हैं और इतना अच्छा मटेरियल है कि मत पूछिए। 6, 7, 8, 9, 10 इतना अगर पढ़ लिया जाए तो फिर BPSC का शिक्षक 4.0 जो आ रहा है ना, उसमें आप नाकाम नहीं होंगे। 71 BPSC में आप सोचते हैं जैसे 70 BPSC अगर कोई दे रहा है तो कोई बात नहीं। 71 BPSC की तैयारी आप करना शुरू कर दिए हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा दिखेगा। जिस दिन आपका रिजल्ट होगा उस दिन आपको इसका फ़ायदा दिखेगा, है ना। और बाकी जितना भी कंपटीशन, जैसे दरोगा की बात करें तो दरोगा भी आजकल उतना भी आसान नहीं रहा क्योंकि जिसका GS पे पकड़ बन जाएगा वही दरोगा भी फाइट करेगा, BPSC फाइट करेगा और बिहार शिक्षक भर्ती भी फाइट करेगा। लेकिन कॉमन है सभी लोगों में कि इसको कैसे बेहतर तरीके से पढ़ा जाए। तो बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए एक बार कम से कम 4 महीना या 5 महीना का टाइम दीजिए और SCERT और NCERT पे एक बार फोकस करिए। एक बार बैठ करके सेल्फ स्टडी करिए, फिर देखिए आपका GS कभी खराब नहीं होगा। जितना भी टफ से टफ प्रश्न बनाए जाएंगे आप निश्चित तौर पे बना लेंगे, इतना गारंटी है ना। आगे देखिए, कहता है कि कैसे अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी की, कैसे शिकार करके और कंद मूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया। हम लोग सब पढ़ेंगे, ये पाषाण काल की बात हो रही है। कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उनमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना आरंभ किया, आग के उपयोग को जाना, औजार और हथियार बनाए, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग आरंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, कैसे साम्राज्य संगठित हुए और धीरे धीरे बिखर गए, उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहा। इन सब बातों की जानकारी आप इतिहास से प्राप्त करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक इसी संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेगी। अब चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि सबसे पहले आप लोग इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे। किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। कहता है किसी भी मानव समूह या समाज का निर्माण क्या होता है? निर्धारित स्थान पर होता है। जैसे आपने पढ़ा ही होगा, हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे विकसित अवस्था में थी। नगर नियोजन हमेशा इसमें पूछा जाता था उसकी विशेषता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे उन्नत अवस्था में, लेकिन वह जो सभ्यता है किसी न किसी नदियों के किनारे, दुनिया का जितना भी सभ्यता है वो सभी सभ्यता किसी न किसी नदियों के किनारे ही फला फूला। जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदियों के किनारे ही फला फूला, और सिंधु की सहायक नदियां भी हैं वहाँ पे, है ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सारे नदियों के किनारे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, उद्भव हुआ। उसी तरीके से दुनिया के जितने भी नील नदियों के किनारे देखेंगे, मतलब दुनिया के जितने भी सभ्यता और संस्कृतियों का जो उद्भव हुआ है, जो प्रारंभ हुआ है, उसका विकास हुआ है, वो नदियों के किनारे हुआ है। अब ये सोचिए नदियों के किनारे क्यों हुआ? क्योंकि नदियों के किनारे एक तो अस्थायी निवास अगर बन जाए तो वहाँ पे खेती बाड़ी गृहस्थी करने में, है ना, बहुत आसान होता है। वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है ना। मनुष्य के लिए और जानवरों के लिए पानी की ज़रूरत जो है हमेशा पड़ती है और उसकी कमी ख़त्म हो जाती है नदियों के किनारे से। और सबसे बड़ी बात है यातायात का साधन सबसे
सुलभ हो जाता है। व्यापार करने के लिए भी यहाँ नदियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ना। एक तरीके से सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आप देख सकते हैं, अगल बगल में सिंचाई का साधन भी सरल तरीके से उपलब्ध हो जाता है। बहुत सारे कारण है नदियों के किनारे किसी सभ्यता का फलना फूलना, जो हम लोग आगे भी बात करेंगे इसके बारे में, है ना। तो यहाँ पे देखिए कहता है इस विकास में स्थानीय परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषताएं सभी का योगदान होता है। पर्यावरण का, जैसे आप देखते होंगे वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च लेकर के गया, है ना। पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे आप देखिएगा यूनान के लोग हमारे भारत के मलमल और सूती कपड़ों की दीवानी थी। वो अपना सब कुछ लुटा देना चाहती थी वहाँ की महिलाएं भारत के मलमल के लिए, और सबसे ज़्यादा आशिक तो वो लोग काली मिर्च का थे। काली मिर्च के लिए वो कुछ भी देने को तैयार थे। क्यों? पर्यावरण कंडीशन उनका देखिए। यूनान का क्षेत्र जो है बहुत ही बर्फीला जगह है, और वहाँ सरवाइव करने के लिए, वहाँ पे जीवन को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए आपको मीट का सेवन और वाइन का, शराब का सेवन करना जरूरी है ना। तभी आपके खून में वो गर्मी रहेगा और जिंदा रहेंगे। और मांस को बेहतर तरीके से टेस्टी और स्वादिष्ट बनाने के लिए काली मिर्च से बेहतर कोई मसाला हो ही नहीं सकता, है ना। इसलिए इसकी ज़रूरत थी। अब सूती कपड़े और मलमल के कपड़े जो गर्मी दे सकता था, है ना, उसके लिए वो लोग दीवाने थे। तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण का है। पर्यावरण का प्रभाव आपके खान पान, रहन सहन, आपके व्यवहार पर निर्भर करने लगता है। यानी कि जहाँ जहाँ, जैसे आप देखते हैं उत्तर भारत में आएंगे और दक्षिण भारत में आएंगे, है ना, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में संस्कृतियों का भी अंतर है। बोलचाल की तो बात अलग अलग है, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सबका अंतर आपको वहाँ पे मिलेगा, है ना। बोली का भी आपको वहाँ पे अंतर दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ेंगे। यानी कि कभी आपने विचार किया है कि नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ, है ना। आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था, यहाँ खेती का काम आसान था और नदियों के रास्ते व्यापार की भी सुविधा थी। ऐसे ही अनेक परिस्थितियाँ सभ्यता के विकास में सहायक होती है। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है, जो हम लोगों ने बात किया था, है ना। जैसे आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में चले जाएंगे तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो लड़कियां वहाँ की हैं, वो कपड़े पहनने के अंदाज वो भी अलग हो जाता है। वहाँ पे उनका खान पान, रहन सहन कुछ अलग ही है। जैसे अगर आप चले जाते हैं मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार का क्षेत्र अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो ये सारा चीज़ें हैं, ये पर्यावरण से संबंधित ही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं, यूरोप में चले जाते हैं, अफ्रीका में चले जाते हैं, है ना, तो सब जगह ये दिख जाएगा। पर्यावरण से ही ये सब चीज़ें होता है। क्योंकि अभी आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसीलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी, इसे जानना आपके लिए ज़रूरी है ना। ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। जैसे आप देखते हैं कि मगध के विकास में, मगध के उत्कर्ष में किसका योगदान सबसे ज़्यादा था, है ना। तो बहुत सारा योगदान है, जिसमें एक योगदान भौगोलिक कारण भी होता है। भौगोलिक कारण मतलब क्या है? पर्यावरणीय दशा। और यही पर्यावरणीय दशा के वजह से वो राजगीर का जो क्षेत्र है, राजगृह का जो क्षेत्र है, जिसको मगध के आरंभिक सम्राटों ने अपनी राजधानी बनाई थी, ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे सबल हो सके, है ना। तो ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण भी है। किसी की सभ्यता, दुनिया के कोई भी सभ्यता जो है, या दुनिया का कोई भी ऐसा साम्राज्य हो, उसके उत्थान में भौगोलिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप बात करिए यूरोप की, यूरोप में आप देखेंगे, यानी कि अगर आप बात हम लोग ब्रिटेन की करें तो ब्रिटेन चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ना। ब्रिटेन क्या है? चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। उसके देश में, है ना, उसके देश में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्रिटेन के उस समय ब्रिटेन में नौसेना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी, है ना। जब आपका ज़िंदगी हमेशा पानियों में ही बीतता रहे तो पानियों में आप बहुत महारत हासिल कर लेते हैं। जो लोग ज़मीन पर चलना खेलना पसंद करते हैं ना, वो ज़मीन पर ही, है ना, वो शेर होते हैं। लेकिन जो लोग
पानी में ही ज़िंदगी अपना जीवन गुजारते हैं, वो लोग पानी में शेर होते हैं। और यही वजह था कि ब्रिटेन के जो लोग थे पानी में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, है ना। और कहीं दूसरे जगह गए तो दूसरी जगह लूटना या उसको बर्बाद करना या उसको गुलाम करना इनके लिए आसान हो गया, उसके लिए नहीं। जैसे आप सपोज दैट मानिए कि अगर कोई आदमी आपके घर में जाता है और जाने के बाद आपसे अगर लड़ाई हो जाए, झगड़ा उगड़ा हो जाए, आपका टीवी फोड़ दे, है ना, आपका कैमरा फोड़ दे, ठीक, आपका सामान लूट ले, आपका सामान का तहस नहस कर दे, तो सबसे ज़्यादा बर्बादी किसका होगा? आप ही का होगा। लेकिन आपको जब उसके घर में जाने की ज़रूरत पड़े, है ना, लगे कि हम उसके घर में भी जा सकते हैं और उस सीमा जो है, वो जो भौगोलिक दशा है उसमें आप सक्षम नहीं है, तो वहाँ पे नहीं जा सकते। इसी तरह हुआ, ब्रिटेन को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन ब्रिटेन अन्य देशों को गुलाम बना ले ऐसी भौगोलिक कारण उसके पास थी, है ना। चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसे जानना आपके लिए ज़रूरी है ना। और फिर आप कालक्रम के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है, सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे कालों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, यह आप जानेंगे। फिर आप यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से आप प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से इनका क्या महत्व और उपयोगिता हो जाता है। तुलनात्मक रूप से भी हम लोग को पढ़ना है। देखिए इतिहास में हम लोग जब पढ़ेंगे, जब पाषाण काल से आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तब आपको ये बात समझ में आने लगेगा कि इसके बाद ये काल आएगा, इसके बाद ये काल आएगा। आपको खुद ऑटोमेटिक लगने लगेगा, क्योंकि आपका जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण भी व्यापक होने लगेगा, निखरने लगेगा, आप चीज़ों को समझने लगेंगे, है ना। तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगा था। संगठित होकर रहने लगा था अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था, मगर सभ्यता की किरण, समाज का निर्माण हो रहा था, सभ्यता का अभी नहीं हो रहा था, अभी नहीं फूटी थी, है ना। इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन भी। कहता है कि इन मनुष्यों का जीवन क्या था? सरल था। अभी आप देखते हैं ना, मनुष्य के लिए बड़ी झमेला हो गया है। कोई भी काम करना शुरू करेगा झमेले के साथ ही प्रारंभ करेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि मनुष्यों से बेहतर तो जानवर हैं, कोई भी काम करने के पहले उनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें नहीं चलती। जैसे आपको कह दिया जाए कि रोड पे झाड़ू लगाइए, तो पहले ही दिमाग आपको गौन कर देगा, आपको लगेगा कि अरे लोग क्या कहेगा, है ना। किसी के साथ अपना प्रेम को भी अगर इजहार करना हो तभी भी आपको झमेला लगेगा, है ना। किसी के साथ संबंधों को भी अगर प्रगाढ़ या जो भी करना हो आपको, वो झमेले के साथ ही शुरू होता है। जानवर इसके लिए ये सब काम कभी नहीं करता। जानवर क्या है, कोई भी ऐसा आप देखिए है, कभी लड़ना हो, कभी प्रेम करना हो, तो उसके दिमाग में कोई भी ऐसी बातें नहीं चलती। इंसान के दिमाग को विकसित होने में करोड़ों वर्ष लग गया, और यही दिमाग किसी को उन्नत अवस्था में ले जाता है, और यही दिमाग किसी को सबसे गर्त में लेकर के चला जाता है। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन भी, है ना। सरल कैसे था और कठिन कैसे था, हम लोग आगे समझेंगे। बहुत फंटास्टिक बात है ये। कंदमूल जमा करके या शिकार करके ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। हम लोग उस काल की बात कर रहे हैं जो पाषाण काल में था। पाषाण काल में मनुष्य क्या थे? जानवरों का शिकार करते थे, कंदमूल इकट्ठा करते थे जंगलों से, है ना, मिट्टियों से उसे प्राप्त करते थे, और उसी पर उनका गुजारा बसर था, भरण पोषण था। कोई ऐसा आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं है कि हमको करोड़ों रुपए ये करना है, हमको ये बनना है, हमको वो बनना है। आपका अगर बात करें, आपके भारत में इतनी सारी परिस्थितियां हैं, इतनी सारी मतलब कंडीशन खराब है कि हद से ज़्यादा। भारत में अगर नया सर्वे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भारत में भूखमरी की समस्या सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा भूखमरी की समस्या है। अगर कोई इंसान, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 85 से 90 करोड़ लोगों को मुफ्त में सरकार जो है वो भोजन देती है, तो उस देश की हालात कितना ख़राब होगा।
इस अवस्था में आप चाहेंगे कि हम उन्नत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, कतई और कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा खराब है। कितने लोग हैं जो सही तरीके से स्टडी करते हैं? आप छोड़िए वो सब बातें, जो धरातल पे आकर के जब हम लोग बात करेंगे तो एजुकेशन जो रेशियो है उस पर भी आपको बात पता चल जाएगा, है ना। और कितने स्किल्ड है ये भी आप जानते होंगे। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारा चीज़ों को लेकर के भारत जो है बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। भले दिखता ऐसे है ना, ऐसे दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाने शुरू किए। अब शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ में नहीं आया, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था जो यहाँ पर कह रहा है। जब एससीईआरटी पढ़िए तो हर शब्दों का अर्थ निकालिए, अपने दोस्तों से बात करिए, अपने साथियों और संगियों से बात करिए, है ना। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनसे डिस्कस करिए। किसी के साथ दो ही प्रकार का रिश्ते होता है ना दुनिया में। कोई भी आदमी, चाहे आपका संबंध किसी और से हो तो दो ही तरीके से हो सकता है। क्या? या आपके देश का संबंध किसी दूसरे देश से हो तो उसका भी संबंध दो ही तरीके से होता है। एक संबंध अच्छा होगा, दूसरा संबंध बुरा होगा। अगर अच्छा हुआ, है ना, तो रेस्टोरेंट जाएंगे, क्या चाय कॉफी होगा, आना जाना होगा। अगर रिश्ते खराब हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे भारत पाकिस्तान के साथ देखते हैं, रिश्ते अगर अच्छे हैं तो ठीक है, और रिश्ते खराब हुआ तो हर चीज खराब हो जाता है। ये चीजें हैं यहां पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो हमें समझना है। ऐसा नहीं है कि यूपीसी या बीपीसी और बिहार शिक्षक भर्ती दारोगा में आपके सिलेबस से बाहर से प्रश्न पूछा जाता है। बिल्कुल नहीं पूछा जाता, वो तो ऑलरेडी पहले आपको दे दिया है ना। अब जरा सोच के देखिए, छोटे पॉइंट पे जो निशाना लगाना जो होता है ना, छोटे पॉइंट पे बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बड़ा पत्थर पे निशाना लगाना कितना आसान होता है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी बीपीएससी सूचित भी करता है। अरे जाइए, फॉर्म भरिए, है ना, और एससीईआरटी की किताबों को पढ़िए, फिर आइए हमारा एग्जाम दीजिए, देखिए आपसे हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तो ये बात बोला था कि अब आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी होगी। अगर आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम में। कुछ लोग पढ़ा, रिजल्ट, अधिकतर लोगों का रिजल्ट है, और अधिकतर लोगों का रिजल्ट कैसे है? उन लोगों ने एनसीईआरटी, एससीईआरटी को पढ़ा, उस बेस को पढ़ा, उस मटेरियल को पढ़ा, उस किताबों को पढ़ा, है ना। और इससे बेहतर कोई चीज़ें नहीं है। जैसे मानते हैं कि अगर आयोग कोई प्रश्न देता है और लगता है कि गलत है तो संदर्भ किसका मानता है? एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी लेकर के आओ। अगर एनसीईआरटी में अगर लिखा होगा तो हम बात मान लेंगे, लेकिन किसी दूसरी किताब पे भरोसा उसको भी नहीं है, किसी दूसरी किताबों पे उसको भरोसा नहीं है, तो आप क्यों ज़्यादा भरोसा करते हैं? आप पढ़िए ना, सटीक किताबें पढ़िए, है ना। तो चलिए, उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा, और यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया, मौलिक परिवर्तन आया। जैसे आप देखते हैं संचार क्रांति जब हुआ था, है ना, तो संचार क्रांति के पहले मोटरोला का एक मोटा सा मोबाइल था। जब गांव में कोई व्यक्ति लेकर के बात करता था तो गांव के सारे लोग देखने आते थे, क्योंकि किसी किसी के पास था। लेकिन जैसे ही संचार क्रांति आई, सभी के हाथ में मोबाइल, है ना। खेत में काम करने वाला, गाय चराने वाला भी अपने मोबाइल से बात करता है और कहता है ना, हाल चाल पूछता है। तो सोचिए, आमूलचूल परिवर्तन, मौलिक परिवर्तन हो जाता है। इस आग ने क्या किया? सोच के देखिएगा। यानी कि यह खोज क्या थी मनुष्य के लिए? आमूलचूल परिवर्तन। पत्थरों को उन्होंने हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीखा। यह पहली बात थी, यह पहली बात थी। उनके लिए क्रांति था। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो अजीब सा लग रहा है, कुछ नहीं है, क्या है ये? उस समय क्या है? क्रांति था।
हम साइंस में इतना ज़्यादा डेवलप हैं, कितनी तुच्छ बातें हमारे दिमाग में चली नहीं रही है ना। अब यहाँ देखिए आग का आविष्कार, आग की खोज कर लिया गया, और आग की खोज तो उनके जीवन को ही बदल दिया। आग की खोज उनके जीवन को ही बदल दिया। क्या कहता है, अब वह अपना खाना पकाकर खाने लगा और आग से खुद को ठंड से क्या किया और जानवरों से बचाने लगा। उसके जीवन का स्तर पहले से क्या हो गया, उन्नत हो गया। क्या हो गया, उन्नत हो गया। यहाँ पे हम लोग जब विकास देखेंगे तो विकास बड़ी एक प्रक्रिया, तारतम्यता है इस विकास में। जिस तरह से हम लोगों ने संचार क्रांति की बात की, तो संचार क्रांति ने क्या किया, एक तरफ डेवलप तो किया है ना। किसी भी पक्ष का दो परिणाम होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है ना। एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। क्या देखिए, इस मोबाइल का इस्तेमाल दो तरीके से किया जा सकता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन 1.5 GB का जो नेट जो प्रतिदिन मिलता है, अगर उसका उपयोग सही तरीके से किया जाए तो आपकी मुकद्दर बन जाएगी, आपका निर्माण होगा और आप सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर 1.5 GB रोज प्रतिदिन अगर आप किसी रील्स को देखने में, किसी फालतू चीज़ को देखने में अगर समय को बर्बाद कर दिए, तो क्या लगता है कि बिहार शिक्षक भर्ती आप कंप्लीट करेंगे? क्या लगता है कि आप 71 BPSC कंप्लीट करेंगे? क्या लगता है कि आप UPSC फाइट करेंगे? ये दो चीज़ें देता है। अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो तो आप फाइट करेंगे, अगर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो तो आप अपनी ज़िंदगी में असफल हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से करते हैं, क्योंकि अभी इसमें हम लोग संक्षिप्त परिचय में बहुत सारी बातें भी करते रहेंगे। हमारा दिमाग खुलना चाहिए, हमारा जो दिमाग है खुलना चाहिए। हम चीज़ों को इस तरीके से देखें ताकि हम उसका मतलब क्या कर सके, जैसे कह सकते तो सर्जरी कर सके। सर्जरी करना हमको सीखना होगा। SCERT और NCERT की किताबों से 2-3 चीज़ें देता है। जैसे में अगर आपको BPSC का एग्ज़ाम देना हो, UPSC का एग्ज़ाम देना हो, तो शब्दों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरीके से आप लिखना शुरू कर दिए तो UPSC का टॉपर्स हो जाएगा, BPSC का टॉपर्स हो जाएगा। अगर इन शब्दों को समाहित आप अपने आप में कर लिए तो बहुत सारा चीज़ें सिखाता है। सबसे पहले लिखना सिखाएगा, बोल करके पढ़ा करिए, बोलना सिखाएगा, इंटरव्यू में काम देगा, है ना। उसके बाद फैक्ट को कलेक्ट करिए, PT में काम देगा। उसके बाद समझ समझ के पढ़िए और लिखिए, ये आपके मेंस में काम देगा। क्या नहीं करता है, NCERT और SCERT सब कुछ करता है। किसी किताबों की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर आपने NCERT और SCERT का अध्ययन किया तो आपके लाइफ में बाकी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप ज़रूर अपने साथी और संगियों के बीच में इसे शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।